हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट आपको चाहिए इस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे मैनेज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखिए, कोई भी मशीनरी है उसकी एक लाइफ होती है। अगर उस लाइफ के बाद भी आप उस मशीनरी को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उस मशीनरी की एफिशिएंसी ख़राब होगी, वो उतना बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, जिससे अल्टीमेटली सेल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी। तो अगर बिजनेस आपका इस स्टेज में है कि आपको नई मशीनरी प्लान कर रहे हैं कि नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी आपको, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बेनिफिट होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नई मशीनरी खरीदता हूँ तो हो सकता है नई मशीनरी मेरी थोड़ी एडवांस हो। अब जो मैं नई मशीनरी खरीद रहा हूँ वो मैनुअल नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। इससे मेरे को रॉ मटेरियल में सेविंग हो रही है। ये इतना रॉ मटेरियल मेरा यूज़ नहीं करती, कम रॉ मटेरियल में ही मेरा प्रोडक्ट बना रही है। तो रॉ मटेरियल में मुझे 50,000 रुपीज़ की सेविंग हो रही है और ये मेरे को सेल्स को बूस्ट कर सकती है। इसकी प्रोडक्ट बनाने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। इसमें यह बेनिफिट मिल सकता है कि इसमें वेस्टेज कम होगी, ये मशीन ऑयल कम कंज्यूम करती है, या फिर इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत इजी है जिससे मेरी लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये सभी बेनिफिट मुझे मिलते हैं नई मशीनरी को परचेस करने पर। इसके साथ कुछ और बेनिफिट मिलते हैं, जैसे जब मैं नई मशीनरी को बेचूंगा, जब वो पुरानी हो जाएगी तो उसके बाद भी मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, देखिए जब भी नई मशीनरी हम खरीदते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन का पोर्शन हमारे पास ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू ओल्ड मशीनरी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक साइड में हम लेते हैं ओल्ड मशीनरी, उसका डाटा, दूसरी साइड में हम लेते हैं न्यू मशीनरी और उसका डाटा। अब देखिए, ओल्ड मशीनरी जो है उसकी वैल्यू अब बची है 50,000 रुपये की। अगर मैं उसे बेचूंगा तो वो 10,000 रुपये की जब मैं यूज़ कर लूँगा कुछ सालों तक, तो उसके बाद वो 10,000 रुपये की मैं उसको बेच सकता हूँ। सेल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि जब मैं उसे बिल्कुल मेरे लिए वो स्क्रैप हो जाएगी तो भी वो 10,000 की बिकेगी। तो दैट मीन्स अब जो मैं चार्ज कर सकता हूँ ओल्ड मशीनरी पर वो 40,000 तक का डेप्रिसिएशन मेरे पास टोटल है, जिसको मैं उसकी रिमेनिंग लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ। बट यहीं अगर हम बात करें न्यू मशीनरी की, न्यू मशीनरी में मेरे पास जो न्यू मशीनरी मैं खरीद रहा हूँ वो 1 लाख रुपए की है। अगर मैं उसको जब बिल्कुल पूरी तरह से मेरे लिए यूज़ हो जाएगी, उसको अगर मैं उसके बाद बेचना चाहूँगा तो मुझे 10,000 रुपये इसमें भी रिकवर होंगे। तो अल्टीमेटली इसमें देखें 1 लाख माइनस 10,000, मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 90,000 का डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ में ओल्ड मशीनरी में मेरे पास सिर्फ 40,000 का डेप्रिसिएशन है, बट जबकि न्यू मशीनरी में मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 90,000 का। और देखिए इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है टैक्स पे, इसको हम स्टडी करते हैं। अब देखिए टैक्स में इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ये हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन करके ओल्ड मशीनरी वर्सेस न्यू मशीनरी। इसके लिए हम इस परफॉर्मा को समझते हैं। देखिए सेल्स है, उसमें सारी कॉस्ट हटा दें आप बिजनेस की तो आपका बचेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मशीन की कॉस्ट कितनी है, उस पर कितना % आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन आप जब चार्ज कर लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उस पर आपका टैक्स चार्ज होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके इम्पैक्ट को हम कंपैरिजन में देखते हैं, मशीन ए वर्सेस मशीन बी। अब मशीन ए हमारी ओल्ड मशीन है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दोनों ही केसेस में सेम है, बट अगर हम बात करें मशीन कॉस्ट की तो ओल्ड मशीन की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 50,000 बची है, जबकि अगर मेरी मशीन नई है तो उसकी वैल्यू होगी 1 लाख रुपए। अब 10% डेप्रिसिएशन है, 50,000 का 10% 5,000 और 1 लाख का 10% 10,000। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मशीन ए के केस में मेरा होगा 15,000 और मशीन बी के केस में मेरा होगा 10,000। तो अगर मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूँ 20% प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो देखिए ओल्ड मशीनरी में मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है 3,000, जबकि बात करूं अगर मैं मशीन बी की जो कि नई मशीन है, इसमें मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है 2,000। तो इस केस में अगर मैं देख रहा हूं तो मेरी टैक्स की सेविंग भी हो रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा लग रहा है बिकॉज मेरी मशीन नहीं है। तो यहाँ भी मुझे बेनिफिट मिलता है नई मशीनरी खरीदने पर। अब अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है मैं नई मशीनरी खरीद रहा हूँ, बट उसके लिए मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी तो वो मैं कैसे देखूंगा।
तो देखिए कैश में दो पार्ट होते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। जब मैं कैश पे कर रहा हूं, कैश आउट हो रहा है बिजनेस से, तो उसे हम कहेंगे कैश आउटफ्लो। तो देखिए इसमें मुझे कुछ अमाउंट पे करना है, तो उसके लिए मैं कैसे डिसाइड करूं कि कितना अमाउंट मुझे देना है। तो इसे हम कहते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। इसमें सबसे पहले जो मशीनरी आपने खरीदनी है उसकी कॉस्ट, प्लस उसको इंस्टॉल करने में अगर कोई चार्जेस आएंगे तो वो चार्जेस भी आप ऐड करें। फॉर एग्जांपल 5 लाख की मैं मशीनरी खरीद रहा हूं, बस उसे इंस्टॉल करने में, उसको एक्टिव यूज में लाने के लिए मुझे 50,000 रुपये और खर्चने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट मुझे पड़ेगी 5,50,000 रुपये। और इसमें से अगर मैं पुरानी मशीन बेच रहा हूं, क्योंकि नई मशीन मैं खरीद रहा हूं और उसको मैं रिप्लेस करूंगा पुरानी मशीनरी से, तो पुरानी मशीनरी जो मैं बेचूंगा उसकी वैल्यू मैं रिड्यूस कर दूंगा। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंस ऑन कैपिटल गेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुरानी मशीन, फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था कि ये 1 लाख से ऊपर की नहीं बिक सकती, बट अब मैं पुरानी मशीन को बेचने गया क्योंकि मुझे नई मशीनरी खरीदनी है, तो पुरानी मशीन मेरी 1 लाख की जगह 1,20,000 में बिक गई। तो दैट मीन्स मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ज्यादा प्रॉफिट पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसीलिए कैपिटल गेन पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और ये मैं ऐड करूंगा। बट यही अगर हम रिवर्स सिचुएशन को देखें, मैं सोच रहा था कि मेरी मशीन जो है वो 1 लाख की बिकेगी, बट 80,000 की ही पुरानी मशीन मेरी बिकी है। तो दैट मीन्स इसमें मुझे 20,000 का लॉस हुआ। तो जब मेरा लॉस हो रहा है तो ये मेरी एक तरह से टैक्स सेविंग हो जाएगी, और इसको मैं रिड्यूस करूंगा। अब इसमें फर्दर क्या करते हैं, फर्दर मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मशीन नहीं है, उसको प्रोडक्ट बनाने की उसकी स्पीड नहीं है, हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की उसमें रिक्वायरमेंट हो, या फिर ज्यादा रॉ मटेरियल की उसमें रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वो काफी स्पीड से काम करेगी, तो मुझे रॉ मटेरियल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसमें मैं कैसे देखूंगा? इसमें मैं करूंगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है मेरे पास, माइनस ओल्ड वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स अगर मेरे को 50,000 रुपए के रॉ मटेरियल की जरूरत है, बट 30,000 रुपए का रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसे मैं माइनस कर दूंगा, तो जो एडिशन होगा उसी की मुझे रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स 50,000 की रिक्वायरमेंट है, 30,000 का माल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली मुझे 20,000 रुपए के एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी को प्लस करके आप देख सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने इनिशियली कोई मशीन खरीदनी है, फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट के केस में, तो आपको अल्टीमेटली कितना कैश आउट करना पड़ेगा बिजनेस से। अब आप कैश आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आपको पता है कि कुछ आपको इनफ्लोस मिलेंगे, दैट मीन्स कैश बिजनेस में आएगा भी, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। इसका मतलब यह है कि हर साल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसके लिए हम इस फॉर्मेट को समझते हैं। अब देख लिए बिजनेस में सेल है, कॉस्ट को हमने माइनस किया, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन हटाएंगे, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा या अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स हटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आया, उसमें आप वापस डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना था, उसके लिए हमें अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए, बट जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए हम इसे वापस ऐड बैक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स चार्ज करने के बाद मेरा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 100 और डेप्रिसिएशन है 20, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो पैसे हैं, जो मुझे इनफ्लो आया है, वो आया है 120, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ये हम बुक में इसको राइट ऑफ करते हैं, बट एक्चुअल में हमें इसकी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। तो अल्टीमेटली मेरे पास देखें 120 आया है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसलिए मैं इसे बाद में ऐड बैक करूंगा, बट टैक्स कैलकुलेट करते वक्त मैं इसे रिड्यूस करूंगा। इसीलिए पहले आपने टैक्स चार्ज किया, बाद में पीएटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। अब इसमें दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। दैट मीन्स जब नई मशीनरी आप खरीद रहे हैं, कभी ना कभी वो पुरानी हो गया और आप उसे बेच देंगे, तो उसको बेचते वक्त आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? जब आप उसका वर्क स्टॉप कर देंगे कि ठीक है अब इस मशीन को भी मैं बंद कर रहा हूं, तो जब आप इस मशीन को बेचेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद टैक्स ऑन कैपिटल गेन, आपने स्क्रैप सोचा था कि वो 40,000 में बिकेगा, बट वो 50,000 में बिक रहा है, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया। बट यहीं अगर रिवर्स सिचुएशन है तो आपकी टैक्स की सेविंग हो जाएगी।
और वर्किंग कैपिटल फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीनरी थी जो नई थी, अब मैं उसे बेच रहा हूं क्योंकि अब मेरे लिए वो पुरानी हो चुकी है, तो उस मशीनरी के लिए जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल था वो भी मैं बेचूंगा या वो भी मैं कहीं यूज करूंगा, तो वो भी मेरा एक तरह से इनफ्लो हो गया, वो भी मेरे को उसको बेनिफिट मिल जाएगा उस रॉ मटेरियल का। अब देखिए कैसे इसकी कंप्यूटेशन होती है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में मेरे पास ओल्ड मशीन है, न्यू मशीन है। ओल्ड मशीन की वैल्यू है 2 लाख रुपीस और उसकी सेल्वेज वैल्यू दैट मीन्स जब मैं बिल्कुल मेरे लिए नो यूज की हो जाएगी तब भी वो 40,000 की बिक जाएगी। तो नेट वैल्यू है इसकी 1,60,000, 10 साल की लाइफ है। डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज हो रहा है 16,000। नई मशीन की बात करें 5,50,000 की नई मशीन है, बेचने जाऊंगा बिल्कुल नो यूज होने पर, जब मेरे लिए वो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगी तो भी 50,000 की बिक जाएगी। तो 5 लाख की वैल्यू पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 20 साल की लाइफ है तो 25,000 पे पर ईयर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो 20 साल में मैं पूरे 5 लाख रुपए इसमें रिकवर कर लूंगा एज डेप्रिसिएशन। फर्दर इसमें देखें मेरे पास ऑफर टू बाय है, एक सप्लायर जो मुझे नई मशीनरी दे रहा है वो कह रहा है आप मुझे ओल्ड मशीनरी दे दो, मैं आपको 1,20,000 उसके दे दूंगा। अब देखिए इसमें मुझे लॉस हो रहा है, ओल्ड मशीन में मेरे को लॉस हो रहा है 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000 रुपए का। 2 लाख इसलिए क्योंकि इसमें एक तो मेरी नेट वैल्यू है 1,60,000 प्लस जो सेल्वेज वैल्यू जो मैं बाद में रिकवर कर सकता था 40,000, दोनों को प्लस करूंगा। 2 लाख रुपए में बिक सकती थी अभी, बट मैं इसको बेच रहा हूं 1,20,000 में, तो 80,000 रुपए का मेरा लॉस है। लॉस होने से मेरा प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होगा तो मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो टैक्स रेट अगर 30% है तो 80,000 का 30% दैट मीन्स 24,000 मेरी सेविंग हो जाएगी। अब दूसरा इसमें फर्दर ये बताया गया है कि अगर मैं नई मशीनरी खरीदता हूं तो उससे मेरी रॉ मटेरियल में 1 लाख रुपए की सेविंग होगी पर ईयर। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप आउटफ्लो और इनफ्लो? तो देखिए इनिशियल कैश आउटफ्लो सबसे पहले आपको देना कितना पड़ेगा, 5,50,000 रुपए की मशीन है नई, माइनस 1,20,000 रुपए वो रिड्यूस कर रहा है जो आपको नई मशीनरी दे रहा है। पुरानी मशीनरी लेगा आपको 1,20,000 रुपए दे देगा, माइनस 24,000 रुपए की आपकी टैक्स की सेविंग है। तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस से जो पैसा जाएगा वो जाएगा 4,06,000 रुपए। अब इसके साथ मुझे इनफ्लोस क्या मिलेंगे? सबसे पहले इनफ्लो हम देखेंगे जो मुझे हर साल मिलेगा। तो हर साल मिलने वाला इनफ्लो कैसे होगा? सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल पर मुझे 1 लाख की सेविंग हो रही है, यहां मैं 1 लाख लिख रहा हूं। ओल्ड डेप्रिसिएशन क्योंकि अब मेरे पास ओल्ड डेप्रिसिएशन मेरा नहीं लगेगा, पुरानी मशीन में बेच चुका हूं, तो प्रॉफिट में उसके इंपैक्ट को हटाने के लिए मैं ओल्ड डेप्रिसिएशन ऐड बैक करूंगा। बट नई मशीन मैंने खरीदी है, अब मुझे नई मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करूंगा। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट होगा 91,000। अब इस प्रॉफिट पर मैं टैक्स चार्ज करूंगा जो है 30%। तो 30% टैक्स चार्ज करने पर इसकी वैल्यू होगी 63,700। अब फर्दर क्योंकि मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन मैंने सिर्फ इसलिए चार्ज किया था क्योंकि मैं उस पर टैक्स कैलकुलेट कर पाऊं, अब मैं टैक्स कैलकुलेट कर चुका हूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मेरा 63,700। वापस मैं इसमें ऐड बैक करूंगा नई मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है 25,000, तो उससे मेरा जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 88,700। तो अब मुझे अगर पता है कि ये जो नई मशीन है मुझे कम से कम 6 साल तक तो इतना बेनिफिट देगी, तो अल्टीमेटली इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे 5,32,200 रुपीज का इनफ्लो मिल रहा है। दैट मीन्स मेरे बिजनेस में इसकी वजह से मुझे सेविंग हो रही है 5,32,200 रुपए की। बट सिर्फ ये सेविंग नहीं होगी, इसके साथ मुझे टर्मिनल कैश इनफ्लो भी मिलेगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो मतलब जब मैं टर्मिनेट कर दूंगा इस मशीन को भी, बंद कर दूंगा इस मशीन को, तो तब भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तब कैसे मिलेगा? अब देखिए अगर मैं पुरानी मशीनरी बेचता तो मुझे 40,000 रुपये मिलते, बट अब मैं नई मशीनरी बेच रहा हूं तो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। जब नई मशीनरी मेरे लिए स्क्रैप हो जाएगी तो अब मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, बट पुरानी मशीनरी के केस में 40,000 रुपये मिलते। तो यहां भी मेरा 10,000 रुपये का इनफ्लो बढ़ गया। तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कैश आउटफ्लो है 4,06,000 रुपये का, मतलब बिजनेस से जाएंगे 4,06,000 रुपये और बिजनेस में कितने आ रहे हैं 5,32,200 रुपये की टोटल मेरी सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो होंगे जो हर साल आने वाले को मैं ऐड करूंगा, प्लस
मशीन को जब मैं टर्मिनेट कर दूंगा तो भी मेरे को 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। बट इससे आप एनालाइज कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, जो मनी की वैल्यू आज है वो कल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की वैल्यू जो आज है, 1 लाख रुपीज में जो चीजें आज आप खरीद सकते हैं वो 10 साल बाद आप उतनी ही चीजें 1 लाख रुपीज में नहीं खरीद पाएंगे। तो आप कैसे इसको कंप्यूट करेंगे? इसके लिए इसकी टेक्निक्स है जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको आउटफ्लो और इनफ्लो क्या इसका मतलब है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।